Shall we start? The attendance is so low. We can start question from this table from all come. Actually बच्चों अभी तो हम टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना सेमेस्टर में लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं टू ऑल द टर्म्स फॉर द फर्स्ट थिंग के बाद धीरे धीरे फिर हम लोग सब डिस्कस करेंगे वॉइड कब होता है क्या कंसर्न होते हैं वहाँ पे तो सेक्शन 9 पढ़ेंगे ठीक है तो इट विल बी टेकन अप I'm not able to answer this now. Where have you been asked this question? Dilpreet, am I audible? Clearly audible or there is some problem? Thank you so much. चलो अब स्टार्ट करें एंड व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर देयर सबमिशन ऑन तो जो है वॉइड वर्डेबल की टर्म्स एंड कंडीशंस राइट ऑब्लिगेशंस क्या होंगे जब हम सेक्शन 56 में बताएंगे कि वॉइड क्या होता है ठीक है तब वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और जब हम डिस्कस करेंगे वॉइडेबल फ्री कंसेंट वाला सिचुएशन तब हम वहां पे आपको वॉइडेबल का सेक्शन 19 में बताएंगे कि क्या राइट्स हैं उनके अगर वॉइडेबल हो जाता है तो क्या राइट्स ठीक है अभी क्या है अभी दिस इज चैप्टर 1 and this chapter 1 में I'm only discussing like what are the different terms which are used like what are the essential elements आपको you need to be aware of the terms ठीक है क्योंकि बहुत सारे लॉ भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे बिजनेस लॉ वगैरह देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग बताइए लास्ट क्लास क्या कर and if I post the link on the group so I have posted it around 1:15 the friends की मैं भूल ना जाऊँ पोस्ट करना वरना मेरी जो क्लास होगी वो शेड्यूल टाइम पे स्टार्ट होगी दैट इज 1:50 अगर कुछ भी डिफरेंट होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू आप मैसेजिंग स्टार्ट करके क्या स्टार्ट करते उस पर टाइम लिखा हुआ है 1:50 और 1:50 पे ही क्लास स्टार्ट तो हम लोग क्या ये स्टार्ट कर चुके थे और हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट सारी चीजें देख लिए थे एसेंशियल एलिमेंट्स में हम लोग कहाँ पे थे बच्चों एनीवन ऑफ यू रिकॉल कौन सा पॉइंट में डिस्कस कर रही थी class can you recall we have discussed I guess lawful object point number 6 we have to discuss okay free lawful object तो मैंने आपको बताया था कि lawful object talks about कि whatever the agreement is happening parties to an agreement must agree for a lawful object that is the object for which the agreement has been entered into must not be illegal or fraudulent or opposed to public policy or must not imply injury to the person or the property of anyone else as per section 23 ठीक है मैंने आपको ये पॉइंट में डिस्कस कर चुकी हूँ मुझे याद आ रहा है मैंने आपको बताया था कि लॉफुल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है
उसमें किसी भी तरीके का इलीगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं मोबाइल फोन बेच रहा है कोई, ठीक है, और वो फोन बाद में चोरी का निकला, ठीक है, तो वो क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। या आपने किसी को मारने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है कि तुम उनको मार दो तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, ठीक है, या किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन, किसी भी पॉलिसी को क्षति पहुंचाने के दिशा से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। इट विल बी considered as opposed to public policy and it won't be considered as a valid contract. We are discussing about the essential elements of valid contract, where lawful object talks about the object of an agreement must be lawful as per section 23 of the Contract Act, which states that the object of the contract, if it is not lawful, if it is illegal, defeats the provision of any law, and it is considered as fraudulent, immoral, or opposed to the public policy. Okay. If anyhow it is implying or involving injury to any property or any person, okay, life, so it will be considered as not a valid contract. And if the object is unlawful for any of these reasons, the agreement should be void and shall not constitute a valid contract. For example, B hires a house from C for use as a gambling place. मान लीजिए बी ने सी से जो है घर किराए पे लिया, ठीक है, हायर किया, लीज करा, रेंट पे लिया, और वहां पे क्या कर रहा है, जुए खेल रहा है, ठीक है, गैम्बलिंग प्लेस को बनाया है। अब गैम्बलिंग हमारे देश में क्या है, एक इलीगल एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग इज वॉइड। इट इज टू बी नोटेड दैट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड both consideration and the object of the agreement must be lawful। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ, अगर नहीं पता होता सी को कि भैया ये घर इन्होंने किस ले लिया है, तब तो भाई उसकी गलती नहीं थी। लेकिन अगर उसको पता है कि वो गैम्बलिंग के लिए ले रहा है और हम उसी चक्कर में जो है उनसे किराया 50,000 ले रहे हैं कि भाई आप गैम्बलिंग करेंगे हमें भी 50,000 दीजिए, तो आपने क्या करा, आपने जो 50,000 लिया वो भी इलीगल हो गया, कंसिडरेशन भी इलीगल हो गया। आपने जो मकान दिया वो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ये पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या रहा, इलीगल रहा, ठीक है। इन केस इट वाज नॉट इन्फॉर्म टू सी, तो इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, बट द अदर पार्टी विल बी हेल्ड फॉर द सेम। so I hope now you are getting the glimpse of ki what is legality, what is lawful object, whatever the things are transacted, ठीक है, whatever the things are transacted between the two person, and transaction could be any promise, any act, any money, whatever, ठीक है। आपने घर किराए पे लिया, आपने किसी ने किसी को मारने को कहा, जब 5 लाख देने को की बात हुई, तो वो मारना भी क्या हो गया, इलीगल हो गया, तो उस इलीगल काम के लिए जो 5 लाख दिया वो भी क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो यहाँ पे काम, वो प्रॉमिस, वो घर, वो पैसा, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, और ये सब फ्रॉडुलेंट माने जाएंगे, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। प्रिया तिवारी, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन में मैम डिफरेंसेस क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन में यही चीजें हैं बेटा, जैसे वो, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपने घर जो दिया, आपने जो मोबाइल की बात करी हमने, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गए। कंसिडरेशन, इफ देयर इज एनी पेमेंट और एनी प्रॉमिस, आपने किसी को मारने की बात की, मारा, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, कंसिडरेशन हो गया। दोनों एक तरीके से सेमी ऑब्जेक्ट, सेमी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगे, ठीक है। आप जो उस मोबाइल को खरीदने के लिए जो पैसे दिए, या आपने जो 50,000 रेंट लिया फॉर द प्लेस विच यू हैव गिवन इट एज अ फॉर द पर्पस ऑफ गैम्बलिंग, तो जो 5,000 आपने 50,000 आपने लिया, वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, इलीगल कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। जिस सामान का आपने इस्तेमाल करा, घर का या चोरी का मोबाइल बेचा, वो क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन की बात क्लियर हुई। बच्चों पॉइंट 6 समझ में आया? एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं वो क्या कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट, और फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी भी दबाव में कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। छठा पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट कह रहे हैं कि लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो भी आप तय कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो बातें क्या है, किसी भी तरीके से किसी को क्षति ना पहुंचाए,
ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो अब किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या कह रहा है कि लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कहता कि तुम लिखना ही जरूरी है, मतलब पेपर पे नहीं लिखा तो वैलिड नहीं होता। आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इम्प्लाइड, ओरल और रिटन, एनीथिंग, ठीक है। इट कैन बी, आपने बोला तब भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपने लिख कर दिया तब भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और जब कुली जो है ट्रेन से उतरा, कुली कह रहे हैं, जब पैसेंजर ट्रेन से उतरा सामान लेकर और कुली उसका सामान लेके चल दिया, ठीक है, और पैसेंजर भी उसके साथ चल दिया, तो क्या हो गया, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे क्या है दोनों पार्टी ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला। दुकान पे हम गए, हमने पर चॉकलेट जो है सामने रखा हुआ था, फ्रिज में से निकाला और जो है 5 रुपए रखे और चल दिए, तो ये क्या है, इम्प्लाइड है ना, हमें चॉकलेट चाहिए थे, 5 रुपए रख के चल दिए। तो दुकानदार ने कहा ना ग्राहक ने कहा, एक दूसरे को जानते हैं और सामान लिया, सामान का पैसा रखा, चल दिया। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर्म बाई ओरल, रिटेन एज वेल एज द कंडक्ट, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखित में हो, बट देयर शुड बी, like there are certain contracts which needs to be written. The contract act does not require a contract in writing for its being valid. An oral agreement is as good as written one, but in certain cases, but कुछ cases ऐसे हैं जहाँ पे contract act has specified that agreement must be made in writing or must be registered. And some other laws may also require certain formalities to be observed in connection with a valid contract. But there are certain exceptional contracts जहां पे ऐसे कहता है कि इसको लिखित और रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और भी जो है लॉज जुड़ जाते हैं। इन सच सिचुएशंस द एग्रीमेंट मस्ट कंप्लाई विद नेसेसरी फॉर्मेलिटीज इन रिलेशन टू राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैंपिंग, अटेस्टेशन, विटनेसेस एटसेट्रा। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैंपिंग, अटेस्टिंग, विटनेसेस की बातें आ जाती हैं। इफ द रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट मेट, ठीक है, are not carried out, the agreement shall not make a valid contract and certain legal formalities may be अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कह दिया है कि भाई लिखित होना चाहिए, तो उसमें क्या है कि अगर आप लिखित नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट मस्ट बी राइटिंग, राइटिंग और रजिस्टर्ड दो अलग केसेस होंगे, ठीक है। राइटिंग में होना चाहिए, कुछ लॉज के लिए ये कंपल्शन किया गया है कि इनको राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, और कुछ के लिए कहा है कि लिखित तथा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब राइटिंग के लिए क्या क्या कंपेल किया गया है कि प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, अगर आपने उधारी पे किसी को सामान बेचा है, ठीक है, या कोई काम किया है, टाइम बार्ड डेट है, इस तारीख तक आपको अपना उधार चुकाना है, तो ये बात लिखित में कहीं होनी चाहिए, वरना आप बाद में क्लेम नहीं कर पाओगे, पहला चीज। दूसरा क्या है, अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, मॉर्टगेज समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी से 5 लाख रुपए दे ले रहे हैं, बदले में आपने उसके पास जो है सोने का चेन या अपनी कार रखवा दी है, मॉर्टगेज कर दिया है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की खास करके यहाँ पे बात की गई है, आपने जमीन जो है, जमीन के पेपर वहां पे रख दिए हैं, बैंक से अक्सर गिरवी, यस एग्जैक्ट टर्म यही है, मैं बोलना नहीं चाह रही थी हिंदी में, लेकिन हाँ कोलेटरल सिक्योरिटी इज मोर सोफिस्टिकेटेड टर्म व्हिच कैन बी यूज्ड, कि जो मॉर्टगेजिंग होती है वो क्या होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी। आपने 5 लाख रुपए बैंक से लिया तो आप अपनी जमीन जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम पे गिरवी रख देते हैं वहां पे, यही होता है मॉर्टगेजिंग, ठीक है। तो अगर आपने मॉर्टगेज करा, आपने किसी को 5 लाख की गाड़ी दी, गिफ्ट दिया, ठीक है, आपने जो है लीज कराया, ठीक है, तो ये सारे कंडीशन में क्या कहता है आईसीए कि लिखित होना चाहिए, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स वगैरह आपने दिया किसी को, लिखित होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिखित होना चाहिए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ लिमिटेड कंपनी, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 5,000 का हमारा इंश्योरेंस कर दो, ये भी क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनको लिखित में करने की बात की गई है। हम लोग आगे इसको एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो यू डोंट वरी। और आई क्लिक दिस पिक्चर, इट इज मेंशन इन वन बुक, इसको आप अपने रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, इस फाइल में मैंने नहीं लिखा है, तो आप एड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड कि ये लिखित भी होने चाहिए, साथ ही साथ रजिस्टर्ड भी होने चाहिए।
जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मेक विदाउट कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड एफेक्शन ऑफ पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशंस। ठीक है, तो आपने जो है, मैंने अपने बेटी को, या किसी भाई ने अपनी बहन को, ठीक है, या फादर ने अपनी डॉटर को जमीन दिया, गाड़ी दिया, आउट ऑफ लव, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो क्या लॉ तो कह रहा है कि क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों पार्टी को कुछ देना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने जो है 10 लाख की जमीन दे दी या 10 लाख की गाड़ी दे दी, अगले ने कुछ भी नहीं दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो ये कहता है कि दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन यही है कि अगर आप अपने किसी क्लोज रिलेशन में किसी को कोई गिफ्ट देते हैं बाय सम नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, तो वहां पे क्या है, अपने क्लोज रिश्तेदारी में आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो वो वहां से अगली पार्टी को जरूरी नहीं है कि वो कुछ गिफ्ट बदले में दे। ठीक है, अब उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट, जब मैंने अपनी बेटी के नाम पे कार खरीदा तो आई मेक श्योर कि वो उसके नाम पे हो। ठीक है, तो लिखित होगा ना उसके नाम पे, कल को कोई गड़बड़ हुआ तो लिखित होना चाहिए कि हमने उसके नाम पे खरीदा है, उसके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड हो या जमीन रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड में पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ natural love and affection of the parties standing in real near relation to each other under section 25 subsection 1 of the contract act, contracts related to transfer of immovable property। ठीक है, तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, इन सब चीजों का ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक्चुअली ये चला जाता है किसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चला जाता है 1882। ठीक है, तो इस वजह से भाई है तो आईसी का ही पार्ट कि आपने दो पार्टी ने आपस में कुछ साझेदारी करी, तो है तो दो पार्टी और दोनों की कंसिडरेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करा है तो आप मेक श्योर करेंगे कि इसको पेपर पे ट्रांसफर करेंगे और जो कचहरी है वहां जाकर के इसकी रजिस्ट्री कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स व्हिच नीड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 1 ईयर। तो अगर आप किसी को जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है, किसी काम के लिए 1 साल से ऊपर, वही लीज वाली बात आ जाती है, तो भी आप क्या करेंगे, इसको राइटिंग में रजिस्टर कराएंगे। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिबेंचर्स, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस अंडर द कंपनीज एक्ट, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे कंपनीज एक्ट आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 में। ठीक है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, राइटिंग में होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल्स अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939, अगर आपने गाड़ी दे दी अपनी, किसी को ट्रांसफर करी, खरीद के नहीं दिया, आपने अपनी गाड़ी अपने नाम पे जो थी उसने उसको आपने ट्रांसफर करा दी। कई बार होता है ना, पेरेंट जो है अपनी गाड़ी अपने बच्चे के नाम पे, भाई दूसरे शहर में गया है वहां चलाना है, तो आपने ट्रांसफर ही करा दी उसके नाम पे ताकि उसको कोई पेपर इशू ना हो। ठीक है, तो ये सब क्या होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लास के बाद में इस सेक्शन का जो डिटेल मैंने अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं राइटिंग रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो उसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, उसको आप ऐड ऑन कर लीजिएगा इस फाइल में। नाउ नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। वैलिड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये जरूरी है कि जिस भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सर्टेन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ व्हिच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। ठीक है, मान लीजिए आप कहते हैं कि जब जो है खेत में जो है 10 किलो आएगा, 10 किलो फसल होगी गेहूं तो हम भिजवा देंगे, तो अभी तो होगी नहीं होगा यही सर्टेन नहीं है। बारिश होगी तो हम ये काम करवा देंगे, इंडिया मैच जीतेगी तो हम ये सब करवा देंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका जो आपने ग्राउंड रखा है वो भी सर्टेन ही नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड जब होगा जब जो भी बातें दो पार्टी के बीच हो रही हैं वो पूरी प्रिसाइज हो, कंक्रीट हो, 100% वो affirmed हो। ठीक है, if there is any uncertainty element of any if there is any element of uncertainty, that contract will not be considered as a valid contract। Okay, so therefore to form a void contract it is absolutely essential that its terms must be clear and must not be uncertain or vague or indefinite,
कई बार होते हैं ना कि गाड़ी हम अपने फ्रेंड को बेच रहे हैं पुरानी, सपोज, तो वो ये कितना दे दे, अरे कुछ भी दे देना, ठीक है, अरे कुछ भी दे देना, 10-15 दे देना, लाख 2 लाख दे देना। तो क्या है यहाँ पे, आपने डिफाइन नहीं करा क्या देना, वेग है ना। तो वेग statement will not be considered, will never lead to the formation of contract. Okay, so anything where the terms are not clear or uncertain or vague or indefinite will not result into the formation of contract. Yes, surety of happening. Now uncertainty here can be termed as risk. uh, not exactly, not exactly, not exactly। अभी क्या है कि हमने दोस्त को स्कूटी दी, बेचा, ठीक है, उसने पूछा हमसे कि कितना दे दे, ठीक है, तो अरे दे देना जितना मन करे तुम्हें, तो इसमें रिस्क वाली कोई बात थोड़ी है। लेकिन आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो आप बड़ा डिफाइन करोगे कि 30 तारीख तक 10,000 रुपए हमें मिल जाना चाहिए, हम स्कूटी आपको 25 को भिजवा दें। एवरीथिंग शुड बी, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एवरीथिंग शुड बी वेरी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। अगर एक भी एलिमेंट क्या है, क्लियर नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करेक्ट नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों? दिस वाज द अटेंडेंस इन द लास्ट क्लास आल्सो। क्यों क्लास? नहीं तो ये अटेंडेंस इतनी कम क्यों हो रही है? व्हाट इज द रीजन? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्लास, लास्ट वीक में तो 140 के अबव ही था मेरे क्लास में, अचानक से क्लास में केवल पढ़ने वाले बच्चे रुकते हैं, and they might not take till last week they were feeling like study, or they just came to find it out कि पिछले बार की तरह चल रहा है। Maybe preparing for something, अरे तो it's entire day is there to prepare for something else। I told you all, or I might have told in different classes, but around 40 minutes की आपकी क्लासेस होती हैं और सिर्फ 3 क्लासेस होती हैं। तो 3 क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको मात्र कुछ नहीं तो 2 घंटे आपको निकालने हैं, है ना। पूरे दिन में 24 घंटे में 2 घंटे आप यहाँ दे के, और बाकी टाइम जो है, फिर भी आपके पास 22 घंटे, 22 घंटे को आप 10 घंटे भी सो लेते हैं तब भी आपके पास 12 घंटे बचते हैं। इस पैंडेमिक में यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ठीक है। तो उस 12 घंटे में आप अपना 6 घंटे प्लान कर सकते हैं अगर आप कुछ और प्रिपेयर करने हैं, एंड इट्स वेरी गुड। इट्स वेरी गुड कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, एंड इफ यू हैव डिफाइंड योर लाइन व्हाट यू हैव टू गो फॉर करियर में, तो आई वुड सजेस्ट कि ये टाइम सबसे बेहतरीन है। अगर देखा जाए तो हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहिए, और इस पैंडेमिक में आपको पॉजिटिवली क्या मिला है, टाइम। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, कॉलेज आना होता तो आने जाने का जो भी कम्यूट करने की टाइमिंग वेस्ट होती है, ये वो। अभी क्या है कि अगर फुल फ्लेजेड आपके पास कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए और बैठ करके कॉलेज की क्लासेस अटेंड करिए, कंटेंट है आपके पास, और कॉलेज की क्लास के साथ कंटेंट है, 2 घंटे में आपने क्लास अटेंड कर ली, 1 घंटे 1.5 घंटे आप शाम को बैठ के उसके नोट्स को फॉलो अप ले लीजिए, हो जाएगा। बाकी अगर आप आईएएस, पीसीएस, सीए, नेट और तमाम लाइन, ठीक है, आप डिटरमाइन कर लीजिए और लग जाइए। ये 3 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज आगे बहुत क्राइसिस होने वाली है जॉब्स वगैरह को लेकर के, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटेंसीज एंड यूटिलाइज दिस टाइम टू द मैक्सिमम। कहीं आना जाना नहीं है, अपना पढ़ाई का एकदम सेटअप बना लीजिए। और मेरा मानना है कि किसी भी
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए इफ यू आर डिटरमाइंड 1 year इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं सिलेबस निकालिए और उनके सिलेबस निकालिए और जो है बहुत सारे चैनल्स हैं वो सब्सक्राइब करिए। चैनल्स इन द सेंस यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ लाइक अन अकेडमी अगर आप नेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस के लिए परस्यू कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की वैकेंसीज है, जो भी आपको करना है आप करिए और अपनी तैयारी करिए। यूटिलाइज दिस टाइम एंड एट द सेम टाइम अटेंड द कॉलेज क्लासेस आल्सो बिकॉज ये जो मैं पेपर पढ़ा रही हूँ ये प्योर आपका सीए फाउंडेशन का मटेरियल मैंने उसी के लिए बनाया ही है। ये मटेरियल आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक की तरह आपको नहीं मिलेगा कि मैंने डिटेल राइटिंग करी। मैंने पॉइंटर्स बना के हर पेज से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस ये फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन में फंसेगा। ठीक है, तो एकदम बहुत प्रिसाइजली मैंने ये कंटेंट बनाया एंड वी विल हैव अ गुड डिस्कशन एंड इन एवरी पेपर यू विल फाइंड द सेम थिंग कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पेपर आएगा। तो इस तरीके से अपने आप को फोकस रखें बिकॉज ग्रेजुएशन तो निकालना ही है ना। चलिए एनीवेज लेट्स मूव पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नेक्स्ट टॉक्स अबाउट सर्टेनिटी। समझ में आ गया आपको? नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 56 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसी बात का नहीं हो सकता जो असंभव, संभव मतलब तीसरे माले से कूद जाओ, 2 पैरेलल लाइन को मिला दो, काला जादू से खजाना ला दो। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल मैं अपने दिमाग से नहीं दे रही हूँ, ये सब एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ब्लैक मैजिक हो गया, ठीक है, किसी को 1 मिनट में जो है 10 किलोमीटर तय करने का टारगेट दे दिया। ठीक है, किसी को 2 पैरेलल लाइन मिलाने को कह दिया और बोला कि तब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। 2 पैरेलल लाइन कभी नहीं मिल सकते ना। So these are some things which are very impossible and any contract which has been done to perform the impossible act is void in itself. ठीक है, बारिश करवा दो जादू से, खजाना ला दो जादू से, ठीक है, कुछ भी इस तरह का स्टूपिड एग्रीमेंट जो हो रहा है वो क्या माना जाएगा? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के तहत सेक्शन 57 में वॉइड करार दिया जाएगा। आ जाइए लास्ट है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट, ठीक है, फॉर एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड इट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स सेक्शन 24 से 30 में जिनको एक्सप्रेसली वॉइड करार दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि कुछ एग्रीमेंट्स जो है सेक्शन 24 से 30 में आईसीए में पहले ही कह दिए गए हैं कि अगर ऐसे एग्रीमेंट है तो वॉइड है। ठीक है, तो वो ना वैलिड होने के लिए ये भी जरूरी है कि 24 से 30 वाले ग्राउंड के एलिमेंट ना हो। जैसे कि भाई हमने घर में बैठे बैठे जो है 2 भाई बहन या 2 दोस्त शर्त लगा ली कि बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, इंडिया जीतेगा, इंडिया नहीं जीतेगा। ठीक है, 100 रुपए की, 500 रुपए की, 10,000 रुपए की शर्त लगा ली। ये क्या हो गया? वेजरिंग हो गया। इसको क्या कहेंगे? वेजरिंग, बेटिंग, जो हम घर पे लगाते हैं डेली दोस्तों के साथ। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स हो गया। अब वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो है पहले ही डिफाइन है कि भाई ये क्या है? वर्ड है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते। आप बना रहे तो ये आपका खेल है। ठीक है, जैसे आप गली में खेलते हैं वैसे ही ये खेल है और इसमें कोई भी अगर डिफॉल्ट करता है, अगला नहीं दिया आपको 500 तो आप कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि इसमें का क्या कह दिया है? 24 से 30 के बीच में ये तमाम एग्रीमेंट को पहले ही कह दिया गया कि अगर आप ऐसे एग्रीमेंट कर भी रहे हैं तो आप जान लीजिए आप खेल रहे हैं और इसको आप कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते। ये एक्सप्रेसली जो है वॉइड है। सेकेंडली एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, आप किसी को भी शादी के लिए प्रतिबंध नहीं कर सकते कि आप इनसे शादी नहीं करोगे या आप इन्हीं से शादी करोगे या इस तरीके का कुछ भी रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या माना जाएगा? अगर ऐसा कोई भी आप पे दबाव बना रहा है तो ये क्या है? वॉइड है। इसी में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्पेसिफाई करें कि कमिटमेंट रिस्ट्रेन नहीं माना जाता है। ठीक है, कमिटमेंट है कि हम इसी से करेंगे। ठीक है, ये आपका कमिटमेंट है। ठीक है, दैट इज नॉट रिस्ट्रेन। आपको कोई कहता है कि आपको इसी से करना है तो इतना लाख रुपए देंगे या कुछ भी, ये रिस्ट्रेन होगा। ठीक है, तो वो कुचल में है कि like commitment do not amounts to restraint of marriage, that is your personal choice, but someone else if it is focusing forcing you to marry someone for some consideration and all, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज हो जाएगा और उसको वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट वगैरह में भी है
कि आप किसी को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप किसी को किसी अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ठीक है। उसी तरीके से है कि आप किसी को किसी भी तरीके का बिजनेस करने से या काम करने से रोक नहीं सकते, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते ट्रेड करने से। ट्रेड मतलब क्या हो गया, किसी भी तरीके की बिजनेस करने से ये नहीं कह सकते कि भाई तुम यहाँ जो है लखनऊ में काम नहीं करोगे, ठीक है। इस तरह का आप किसी पे दबाव तानाशाही नहीं कर सकते, ठीक है। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस ऑल्सो इसमें भी, जैसे कि मान लीजिए दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में है, ठीक है, और वो लोग काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे एक डील साइन होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंपनी, इन द सेंस कि मान लीजिए कि दो लोग तीन लोग बिजनेस में है, एक ही बिजनेस में, और पता चला सी ने जो है पैरेलल वही बिजनेस अपना जो है लखनऊ में खोल लिया किनारे में, और यहाँ से सारा डेटा उठा उठा के अपने कंपनी में डाल दिया, तो यहाँ पे एक जो है एग्रीमेंट साइन होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, कि अगर आप इस पार्टनरशिप में हैं तो कोई भी व्यक्ति सेम तरह का बिजनेस नहीं एग्जीक्यूट करेगा। इसके अलावा भी कई एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप अगर खत्म भी हो गई, ठीक है, तब भी 6 महीने तक, साल भर तक नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, या कोई छोड़ता है तो वो नहीं करेगा 6 महीने तक, या लखनऊ के जो है मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं करेगा। तो सम लोकेशन, सम टाइमिंग could be defined for certain period of time but not forever। ये समझ में आ रहा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कि आप किसी को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, मतलब किसी को रोक नहीं सकते कि वो किसी तरह का बिजनेस करना चाहता है तो, लेकिन देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू इट। जब कोई किसी का फ्रेंचाइजी, किसी का नाम कुछ भी यूज कर रहा है, तो आप सर्टन किलोमीटर्स तक, कुछ एरिया के लिए, कुछ जगह के लिए, कुछ समय के लिए आप प्रतिबंध लगा सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। और वो भी तब जब वो आपके वहां काम कर रहा था, क्योंकि अगर इमीडिएटली छोड़कर गया है तो वो सारा डेटा उसके पास है, वो तुरंत उसको यूटिलाइज करके नया बिजनेस खड़ा कर सकता है, ठीक है। पैरेलल भी खड़ा कर सकता है, आपके वहां रहते हुए भी खड़ा कर सकता है, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप पूरी पूरी डिसॉल्व हो रही, जब भी सारे पार्टनर्स भी अपने आप में डील करते हैं कि बिजनेस जिस दिन खत्म होगा, डिसॉल्व होगा, उस भी सिचुएशन में 6 महीने तक एबीसी कोई तीनों ये बिजनेस यहाँ पे नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद फिर अपना अपना देख ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ रहा है, व्हाट आई एम विलिंग टू टेल। ये एक चैप्टर है आईसीए में, आगे मैं डिस्कस करूंगी इस चैप्टर में सेक्शन 24 से लेके 30 तक के जितने एक्सेप्शंस हैं जो लॉ में एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है वॉइड, उनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। जो अभी रफली मैंने आपको बता दिया, मेजरिंग, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एटसेट्रा। क्लास, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? Okay, ma'am, element of valid contract can come for 15 marks. Yes, it will come for 15 marks. It can come for it. Element of valid contract can come for 15 marks. Yes, it can come for 15 marks. बिल्कुल आ सकता है। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया आपका 15 मार्क्स का। अब इसमें क्या है ना, जैसे अब जो आपको लग रहा होगा कि मैम आपका जो आपने जो मटेरियल दिया क्या उतना ही लिखना है, नहीं इतना ही नहीं लिखना है, 15 नंबर में इतने में कहाँ से हो पाएगा। प्रॉब्लम लॉ में क्या है कि जो मैं कंटेंट दूंगी वो बड़ा आपका प्रिसाइज है। आप इसको बड़ा जो 15 मार्क्स के हिसाब से कैसे बनाओगे कि हर एलिमेंट के साथ आप इलस्ट्रेशंस ऐड ऑन करो। मैम, पॉइंट नंबर 1 and 2 ऑफ दिस स्लाइड। हाँ, एग्जाम्पल्स देंगे, इलस्ट्रेशंस देंगे। मैंने अब आपको बताया है कि विद दी लाइक completion of unit 1 I'll be sharing few case studies with you, जिसको हम क्लास में डिस्कस करके वो फाइल भी शेयर कर देंगे आपके साथ। तो आई विल ट्राई फ्रॉम माय एंड आल्सो एंड यू विल आल्सो कीप ऑन एडिंग। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बिजनेस लॉ की कॉपी, आईसी की कॉपी बना लीजिएगा, और जैसे मैंने आज ऑफर एक्सेप्टेंस और ये वैलिड एलिमेंट्स डिस्कस किया, इन सब के को लिखिएगा, सेक्शंस लिखिएगा, इनके साथ साथ दो दो एग्जांपल्स भी लिख डालिएगा, ठीक है, आपकी कॉपी रेडी होती जाए। ओके, okay, in the next class, tomorrow's class, I'll be discussing about the different kinds of contract and हाँ कल यही डिस्कस करेंगे, और जो भी लीगल है वो वाला डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, अदरवाइज जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शेयर द लिंक फॉर दिस क्लास।
Just a while. Here's the link for today's class. You can mark your attendance. क्या हमें लिखने पड़ेंगे? क्या लिखने पड़ेंगे? मैम आप इलस्ट्रेशंस देंगे? आप इलस्ट्रेशन बार बार यही तो बोल रहे हो कि पढ़िए, नोट्स बनाइए, पॉइंट्स लिखिए, सेक्शंस लिखिए, इलस्ट्रेशंस भी लिखिए। एग्जांपल्स तो मैं क्लास में डिस्कस कर ही रही हूँ ना। आई एम रीडिंग सम ऑफ द एग्जांपल्स। बी ने सी को ये कहा, वो कहा, तो इन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स आप लिख लेंगे, कुछ किताबों से लिख लेंगे, आप खुद से लिखेंगे। डोंट डिपेंड ऑन मी। आई एम डिस्कसिंग द illustrations in the class. Ma'am, the pics of environment day we have shared will be printed in the newspapers. अब it has been sent to the college administration. What they will do, it will बना लिए ना। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। जिन्होंने अगर एनवायरमेंट डे का पिक्चर नहीं सेंड किया है, अब से भी जो मेल आईडी मैंने शेयर करी है ग्रुप पे, उस पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आई होप थिंग्स आर क्लियर। नो वन हैज एनीथिंग, एनी डाउट टू बी आस्क्ड? Keep on studying. If there's any doubt, you can ask in tomorrow's class. Thank you, class. Mark your attendance. Leave the class.